नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आज आपके सामने एक नए विषय पे बात करने आ रहा हूँ। अगर भारत में इतनी पैदावार हो रही है, इतना अनाज हो रहा है, तो भी भारत का किसान आज भी क्यों संघर्ष कर रहा है? क्या इसमें एमएसपी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? क्या कर्ज एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? क्या तकनीक जो अब हम यूज़ नहीं कर रही, ये एक प्रॉब्लम है? क्या शिक्षा ये एक प्रॉब्लम है या सरकारी प्रॉब्लम है? तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे छोटी सी वीडियो में। चलिए, तो किसी भी समय का विलंब न करते हुए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर देखा जाए तो आज हमारी 45% अबोव आबादी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो किसानी पर निर्भर है। मतलब कि आज भी हमारे यहाँ पे 45% अबव पॉपुलेशन किसान है या किसान के ऊपर ही निर्भर है। तो सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, जो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है हमारे यहाँ पे अप टू 15 to 20% हमारे जीडीपी के हिसाब से। तो 15 से 20% जहाँ पे फार्मर से किसान अगर हमारे यहाँ पे ऐड कर रहे, तो फिर आज भी वो अपने इस समय में भी आर्थिक परेशानियां, आर्थिक संघर्ष क्यों झेल पा रहा है? सरकारी जैसी कहती है कि जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, छोटी ज़मीनें हैं या तकनीक का प्रॉब्लम है या फिर जो महंगाई हो रही है, फर्टिलाइज महंगा है, पेस्टिसाइड महंगे महंगे है, सीड्स महंगे हैं या फिर जो मशीनरीज है वो महंगी है। तो एग्जैक्टली क्या कारण है? तो हम इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या क्या इश्यू है। तो चलिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक छोटी सी जानकारी देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बताया गया है कि किसान जो अपने खेत में लागत लगाता है या फिर जो उसकी लागत होती है वो हमेशा महंगी होती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स है, सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, लगने के लिए उसने मशीनरी है, ट्रैक्टर्स है, डीजल्स है उसमें, या फिर जो अलग अलग उसको लागत लगती है, तो वो सबसे महंगी है। अगर हमारे पास कॉस्टली जो सीड्स है वो अगर कम दाम में आती है, तो डेफिनेटली कहना कि वहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो रहा है। जैसे हर कोई कंपनी करती है कॉस्ट कटिंग के नाम से, वैसे किसान के पास कॉस्ट कटिंग नाम का कोई शब्द ही नहीं शायद, क्योंकि उसको लेना ही है, क्योंकि उसको खुद का पेट पालना है, अपनी फैमिली का पेट पालना है। तो जो मार्केट में महंगी से महंगी या सस्ती से सस्ती या बेस्ट क्वालिटी की कहे, तीनों में से उसको चुना होता है। अगर अच्छी क्वालिटी की है तो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ बेस्ट उसकी महंगी होगी। क्वालिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग भी बढ़ती है। अगर लो क्वालिटी लेता है तो उसको कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जो लेबर कॉस्टिंग होती है वो भी महंगी होती जा रही है, क्योंकि कई भागों में आज भी लेबर्स का प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है, जबकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, बट हर कोई इस पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तो अवेलेबिलिटी उसके ऊपर ये है और डिपेंडेंट है। बट उनको जो सरकारें अलग अलग स्कीम चला रही है, जिसमें से एक हो सकता है कि जो राशंस मिलता है हमारे यहाँ पे वो फ्री का, जिसकी वजह से अलग अलग सरकारें फ्री के पैसे बांट रही है, अलग अलग सब्सिडीज बांट रही है, जो कि किसानों का इसका कुछ भी फायदा नहीं है, उल्टा इसका नुकसान हो रहा है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही है, बट किसानों के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है। आप सोचिए कि अगर किसान एक बीज से 100 बीज बना रहा है या 100 से हजारों बना रहा है, तो वो बन तो रहा है, बट उसमें उसकी लागत कितनी है आप ये भी देखिए। तो इस वजह से भी उसको लागत की वजह से किसान आज किसानी नहीं करना चाह रहा, इसलिए अपने बेटों से, अपने फैमिली में जो बच्चे उनको कहीं लगे कि पढ़ो, कुछ बढ़ो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि किसानी में अभी कुछ नहीं रहा, खाली मेहनत है और मेहनत है। तो आप समझिए कि जहाँ पे हर कोई आज एक अच्छे डिसेंट अमाउंट से या इनकम से आगे बढ़ रहा है, अपनी फैमिली को ग्रो करवा रहा है, तो ऐसे कितने किसान हैं भारत देश में जो आगे बढ़ पा रहे हैं या आगे उनकी फैमिली एक अच्छी किसानी में मतलब कि खुद का भविष्य देख पा रहे हैं? शायद बहुत कम होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बहुत कम। तो हम ये सोचते हैं कि क्यों, कि क्या प्रॉब्लम है, कि कॉस्ट आज भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से किसान आर्थिक संकट से हर बार जूझा और रहता है। कर्ज लेता है तो कर्ज जो समय पे चुका नहीं पाता है, या फिर जो सुसाइड्स होते हैं वो नहीं हो, वो क्यों हो रहे, उसके मतलब कि अलग अलग रीजंस है। जैसे कि मैंने वही कहा था कि व्हाट डज अ फार्मर स्पेंड ऑन, जिसपे हम एक सीड्स है, सेकंड फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स, डीजल, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, कई कई राज्यों में फ्री भी है, कई कई राज्यों में इसमें माफ भी किया जाता है। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग होती है, जहाँ पे मतलब कि 20 से 25% लेबर कॉस्टिंग है। इरिगेशन मतलब कि
हर किसी के पास कुएं नहीं है, हर किसी के पास बोर नहीं है, कहीं नहर का पानी आ रहा है तो उसके लिए वो डिपेंडेंट है सरकार पे, कहीं बारिश का पानी आ रहा है तो बारिश के ऊपर वो डिपेंडेंट है। उसके बाद जो मशीनरी लग रही है, ट्रैक्टर्स है, या फिर जो छोटी मोटी जुताई की या जो मशीन है उस पर भी कॉस्टिंग जा रही है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन में भी 5 to 7% का उसका लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, और मशीनरी पे 10 से 12% और स्टोरेज पे अगर घर में आपकी जगह है तो आप स्टोर कर सकते हैं, नहीं है तो उसको हार्डली की कम समय में मार्केट वैल्यू जो भी है वो डायरेक्टली या तो प्राइवेट बिचौलियों के पास, मतलब कि व्यापारियों के पास, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडी या गवर्नमेंट मार्केट में बेच सकता है। तो गैप कितना आ रहा है, मान लीजिए एवरेज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पर हेक्टर के हिसाब से अगर 1,23,754 का अगर वो लागत लगा रहा है कल्टीवेशन पे, वर्सेस उसका एवरेज रिटर्न आ रहा है 1,25,642। ये जो है 22-23 का डेटा है जो CACP ने सर्वे किया था उसमें, जिसमें एवरेज नेट रिटर्न है 26,888 का। सोचिए पर हेक्टर में जो कि वो लागत है उसका, कल्टीवेशन है उसका 1,23,000 मोटा मोटी, अगर अगर 1,25 पकड़े, एवरेज है उसके 1.5 लाख का, तो जहाँ पे एवरेज रेट रिटर्न आ रहा है उसका 26, मतलब कि 27,000 पकड़ लो, जो कि वेरी लो है। आप समझिए कि कितना कम है किसान के लिए। अगर वो लगा रहा है तो कोई भी किसान कर रहा है तो क्या सोचेगा कि यार मैं क्या पढ़ाऊँ, क्या खुद की फैमिली को इम्प्रूव करूँ, क्या अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करूँ। तो सरकार इस पे कुछ कर क्यों नहीं रही है? क्या सरकार इस पे अलग अलग स्कीम नहीं चला पा रही है? चला रही है, बट वो कितनी सक्सेसफुल चला रही है पता नहीं। क्या सरकार इस सीट्स मतलब कि किफायती दरों पे क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? आई डोंट नो कि सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है, या सरकार आज भी इस पे क्यों मतलब कि सक्सेस नहीं पा रही है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक जिसे हम कहते हैं, आज भी वो महंगा महंगा है, क्योंकि डीजल जैसे महंगा रहेगा, क्रूड जैसे महंगा रहेगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कहीं ना कहीं महंगा है। फर्टिलाइजर्स पे आज भी हम कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज पे डिपेंडेड है, अगर वहां से आता है या कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज से आता है तो हम आज भी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सरकारें आज भी कहीं ना कहीं इस पे और भी उस तरह से ये नहीं कर पा रही है कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हमें जो फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं वो कम दरों पे मिले, अच्छे मिले, क्वालिटी मिले, जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़ती है। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़े, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये देख पाएंगे कि हमारे किसान भी आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड जो मुद्दा है MSP का, मतलब कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ये होता है कि जिसपे, या फिर मिनिमम सेलिंग प्राइस, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसानों के लिए, कि अगर इसके नीचे तो हमें हमारे जो फसलें इसको कहीं ना कहीं भाव ना मिले। तो देखते कि ये क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस व न्यूनतम मूल्य क्या है, जिस पर सरकारी किसानों से फसल खरीदने की घोषणा करती ताकि किसानों को नुकसान न हो और उन्हें लगता है उचित लाभ मिल सके। मतलब कि इसकी, मान लीजिए कि किसी सरकार ने 100 रुपये गेहूं का अगर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP तय किए, तो इसके नीचे उसका कभी भी वो ना जाए, 100 के ऊपर जाए बट 100 के नीचे नहीं जाए, क्योंकि उसमें जो भी साल भर का एक सर्वे होता है CCAP का, जो एक सब निकालती है कि कैसे इस पे तय किया जाए। CACP का जो सर्वे यही कहता है कि कृषि आपकी लागत कितनी है, उसके बाद जो उसमें क्या क्या मतलब कि मजदूर कितने लगे, क्या लगे, ये सब मिला के एक प्रस्ताव देती है। उसके बाद ये MSP तय होती है। तो 23 फसलों पे कुल MSP लागू है, जिसमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, तूर, अरहर, चना, मूंग, सोयाबीन, सरसों और कपास, ये सब 23 और इससे ज्यादा। तो आप सोचिए कि MSP क्यों जरूरी है, MSP होना क्यों जरूरी है, जिससे MSP से हमें ये पता चलता है कि किसान को नुकसान ना हो, किसान को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और किसान का जो फसल है, किसान की जो सब्जी मतलब कि मंडी में आने वाली फसलें है, उसको अच्छे से अच्छे एक भाव मिले। अगर किसानों का MSP नहीं मिला तो क्या हो सकता है, किसानों को अगर नहीं मिला तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सरकारी खरीद का सीमित दायरा है। आप देखेंगे अगर किसानों को MSP नहीं मिला तो सबसे पहले तो जो MSP होता है वो सरकार के मतलब कि मार्केट में मोस्टली होता है, सरकारी खरीद जिसे कहते हैं, मंडी तक पहुंच की कमी है, क्योंकि किसानों को ये MSP का फायदा ही नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो सीमित
मार्केट है कहीं ना कहीं सरकार एक 100 टन 1000 टन के बीच में लेता है, उसके अबाउट वो मतलब कि हर 7-12 पे वो अलाउ ही नहीं कर पाता है, जिससे मंडी तक पहुंच कम है। सबसे बड़ी मंडी आपके या तो जिला स्तर पे है या कहीं की तहसील के स्तर पर, बट वो कितनी बड़ी ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी व्यापारी अवेलेबल, कितनी मंडी कैसे है क्या है। उसके बाद जानकारी का अभाव, बहुत सारे किसानों को बिचौलिए खा लेते हैं, गाँव में कोई साहूकार है या गाँव में कोई ऐसे लोग हैं जो बस उनको फंसा लेते हैं, और उसका इसी वजह से उनका भी एक जानकारी उन्होंने के कारण उनको कम दाम में अपने फसलें बेचनी पड़ती। उसके बाद तुरंत नगद की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने कहा कि 26,000 या 27,000 का एवरेज उसका नेट प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं उसने कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, तो वो भी उसको देना है, वो देना है, बच्चों की पढ़ाई है, घर चलाना है, कई कर्जे ले तो वो है, तो तुरंत इस वजह से उसको तुरंत बेचना पड़ता है। जैसे कि 1 महीने के अंदर अगर उसको चाहे तो बेचना पड़ता है, तो उसका टाइम उसका जो भी दाम होगा, जो भी होगा, तो आप समझ लीजिए कि कितने कम इसमें बेचना है। उसके बाद बिचौलियों पर निर्भरता की, अगर वही कहा कि प्राइवेट वेंडर्स जो होते हैं, जो मार्केट में बैठे होते हैं, वो भी कम भाव लगाते हैं, उनकी भी एक मोनोपोली होती है, तो वो भी इस वजह से कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है, उसके ऊपर है। उसके बाद फसल की गुणवत्ता, अगर फसल ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा फ्लड्स आए, तो इससे नुकसान होता है, जिसपे उस पर क्वालिटी जो गुणवत्ता होती है वो ग्रेड पे भी फर्क पड़ता है, इसी वजह से भी उसको बहुत सारा नुकसान होता है। एमएसपी का जो उद्देश्य है, सरकार जो बोल रही है कि क्यों लाना चाहिए, किसानों को न्यूनतम की गारंटी जो कि शायद कम मिल रही है, उत्पादन को बढ़ावा, जो अच्छी फसल है उस पर अगर एमएसपी अगर अच्छी मिली तो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, बट ऐसा बहुत कम फसलों पे हो रहा है। कीमतों की अत्यधिक गिरावट को सुरक्षा, जैसे कि कीमतें गिरे ना, इसलिए एमएसपी जरूरी है। किसानों की आय स्थिर रखना, बट ये कहीं पे भी शायद मिलता जुलता नहीं लग रहा है कि एमएस की वजह से किसी भी किसानों की आय बढ़ रही है, शायद बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये तो सरकार अपने के लिए कर रही है, बाकी किसानों के लिए तो शायद कम ही कर रही है। एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर, अगर एक उदाहरण देके, मान लीजिए धान जो सामान्य रूप में फसल है, जिसकी एमएसपी 2183 रुपये क्विंटल के हिसाब से, औसत बाजार मूल्य 1800 रुपये है, तो अंतर आ रहा है 450 का। तो समझिए कि पर क्विंटल पे कहीं ना कहीं हर किसान 450 का लॉस कर रहा है, इसे हर फसल पे हो रहा है। तो आप सोचिए कि एमएसपी को क्यों कानूनी दायरा बनाना चाहते हैं, बट कई व्यापारी लोग हैं या कई ऐसे लोग हैं जिसको ये बनने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि बन गया तो ये सरकार या फिर कानून अगर बन गया तो ये पता चल जाएगा कि इसके नीचे खरीद ही नहीं सकते। बिचौली जो है, जो लोग किसानों को, आज भी छोटे किसानों को या जो एक मीडियम स्केल किसानों को उनको फंसा रहे, तो यही रीजन है, क्योंकि उनकी मोनोपोली आज भी कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर है, जिसकी वजह से किसान आज भी आर्थिक तंगी झेल रहा है या झेलेगा। हम आधा मतलब कि हम ये एक विनम्र रिक्वेस्ट करते सरकार से कि प्लीज इस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक कानून लाए, उसको न्यूनतम मूल्य का एक आश्वासन देने से अच्छा है कि ये मिले हर किसी को नहीं, हर किसी किसान को मिले, हर कोई किसान जो छोटा हो बड़ा हो या कोई भी हो, तो उसको भी मिले। अगर यही बात कही कि हम डेवलप नेशन में कैसे किसानी होती है, जैसे कि नीदरलैंड है, सिंगापुर है, जापान है, फ्रांस है, यूएसए है, उसके बाद चाइना है, या और भी कई कंट्रीज है, जहाँ पे इजराइल है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे कैसे किसानी होती है, ये भी तो एक फर्क है ना। तो चलिए इस पे एक नजर डालते हैं कि किसानी पे क्या होता है, कि इजराइल में क्या किसान है। तो इजराइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आप जानते हैं कि एक छोटा सा देश है, बट जहाँ पे किसानी एक मॉडर्न तरीके से होती है, या आईओटी टेक्नोलॉजी से होती है, या ये ड्रिप इरिगेशन वहाँ पे मोस्टली यूज होता है। तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन जो कि 90% है, अगर हमारे यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत कम आंकड़ा है, 90% के मुकाबले हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्सिडी जो मिलती है 50% के पास मिलती है, डिपेंड ऑन स्टेट वाइज भी है, अलग अलग है। अगर हमारे यहाँ पे पर एकड़ का अगर कॉस्टिंग जा रहा है ड्रिप इरिगेशन का, अगर वो मान लीजिए 70 से 80 हजार जा रहा है, तो आप 50% भी मान ले, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं कि ड्रिप इरिगेशन हमें महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हमारी आय 26,000 है, तो 26-27 हजार किसान इरिगेशन पे काहे वेस्ट करेगा भाई। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद वाटर रिसाइकलिंग ऑफ 85%, इसराइल में 90% है ड्रिप इरिगेशन, 85% है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। उसके बाद प्रिसिशन फार्मिंग विद सेंसर, एआई और रियल टाइम डेटा। तो हमारे पास ना एआई आज भी कोई किसान यूज कर रहा है, शायद बहुत कम यूज कर रहे हैं, सेंसर तो है ही नहीं है, और रियल टाइम डेटा तो हमारे पास शायद वो आफ्टर कुछ महीनों बाद ही आता है। तो रियल टाइम कुछ छोड़िए। हाई वैल्यू क्रॉप्स इन स्मॉल लैंड, तो जहाँ पे हाई वैल्यू मतलब कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते वो स्मॉल लैंड्स पे इसराइल पे ले जाते हैं। R&D पे वहाँ पे उनका जो खर्च है
एग्री एड है जीडीपी पे, तो वो है 4.2%, वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो हमारे यहाँ पे तो इतनी बड़ी जीडीपी है, फिर भी हम हमारे एग्री पे R&D पे अगर खर्च करेंगे तो वो 0.7%, जो कि सबसे लोवेस्ट है हमारा। नेदरलैंड का जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि स्मॉल लैंड बिग इम्पैक्ट, जो कि सेकंड हाईएस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देश है, जिनका एग्रीकल्चर मतलब कि एक्सपोर्ट हो रहा है $114 बिलियन का, और हमारा कितना हो रहा है $48 बिलियन का। छोटा देश 114 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप सोचिए कि वहाँ किस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कैसे फीड मोर देन 100 मिलियन पीपल। एक बड़ा वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर। ग्रीन हाउस, हाइड्रोपोनिक्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, ये सब आप यूज हो रहा है, मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज मोस्टली ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं किसान की आमदनी बढ़ रही है। सरकार है वहाँ पे 110% पे ये काम कर रही है कि हमारा किसान कहीं ना कहीं एक प्रगत बने, एक विकसनशील बने, या फिर एक डेवलप बने। बट हमारे यहाँ पे सरकारें कहीं ना कहीं ये सोच रही कि सिर्फ हमारे किसान हमारी अन्न की सिर्फ हमारे लोगों की पेट भरे और खुद का पेट भरे, ना कि किसान खुद उस लेवल पे जाए जहाँ पे उसको और लगे कि अगर मैं 100 एकड़ में या 1 एकड़ में अगर 1 क्विंटल का अनाज पैदा करो तो 2 क्विंटल का कैसे, 5 क्विंटल का कैसे। इस पे ना सरकार उतनी फोकस कर रही है, ना हमारे कृषि विद्या मतलब कि कॉलेजेस कर रही है। तो कितना परसेंट करी, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो स्पेसिफिक किसी भी स्टेट वाइज आप जाइए तो वहाँ पे कितना आप प्रोडक्शन करवा रहे हैं आपको दिख जाएगा। हमारे पास खाद्य बहुत है, हमारे पास अन्न का जो साठा है वो बहुत है, बट इससे किसी किसान को स्पेसिफिकली कितने किसानों को फायदा हो रहा है आप वो देखिए। जब तक किसान भी किसी देश का डेवलप नहीं होगा तो नेशन भी एक अच्छा डेवलप नहीं होता है। क्योंकि किसान खुश रहेगा तो हम कोई भी सर्विस सेक्टर हो, या फिर आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, जो भी लोग यहाँ पे सब काम कर रहे हो खाएंगे खाना ही। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुश रहे, क्योंकि वही से हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी शुरू होती है और वही उनके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड है। क्योंकि कोरोना में जब हमने देखा था कि सब सेवाएं, सब संस्थाएं बंद हो गई, तो किसान एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने अपनी तरह से जो हुआ वो सबको जगाया, खिलाया, पिलाया। एकमात्र इंडस्ट्री जो की थी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो वो चली। यूएसए में जीपीएस गाइडेड ट्रैक्टर्स एंड मशीन यूज होते हैं, वहाँ पे तो हाई टेक्नोलॉजी मोस्टली यूज होती है। एआई, आईओटी, बिग डेटा, सोचिए बिग डेटा पे वहाँ पे आज भी एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है, तो कितना बड़ा एडवांटेज वो ले रहे हैं। क्रॉप इंश्योरेंस कवर मोर देन 85% ऑफ क्रॉप एरिया। हमारे यहाँ पे भी इंश्योरेंस है, बट वो इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमारे किसानों को होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी अगर वो इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं लेती तो है, बट वो 110% पे क्लेम करने जाते हैं, तो उसका 50%, 10% कितना परसेंट है आप जान सकते हो और एक बार देख भी लीजिए, ये फैक्ट है। उसके बाद जो हाई मैकेनिज्म ऑटोमेशन वहाँ पे यूज में होता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े खेत है तो लेबर कॉस्ट वहाँ पे वैसे ही महंगी होती है, लेबर्स मिलते ही नहीं, तो मशीन का यूज होता है। बट हमारे यहाँ पे यही बात है कि हमारे यहाँ पे मशीनरीज भी अगर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवा के देती है एज अ मिनिमम कॉस्ट पे या मिनिमम रेंट पे जो भी, तो हम भी ये सोच सकते हैं कि हम एक किसानों को, जो छोटा किसान है वो भी एक सोच सकता है कि हाँ यार मैं रेंट पे ले सकता हूँ और अपनी किसानी बढ़ा सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू फार्म बिल, जैसे भाई ने कहा कि यूएसए में गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, सब्सिडी वहाँ पे कई कई पे 100% है, जहाँ पे किसानों को ये नहीं रोना पड़ता है कि यार हमें सब्सिडी नहीं मिल रही है, हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्योंकि वहाँ पे इसी वजह से वो डेवलप नेशन पे जा रहा है, इसलिए वहाँ पे एक्सपोर्ट फर्स्ट नंबर पे। अगर यूएसए का एक्सपोर्ट देखा जाए तो 199 एग्री एक्सपोर्ट हो रहा है यूएसए का, जो कि सबसे मतलब कि $200 बिलियन का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सोचो एग्री का। और हम कृषि प्रधान देश हो के क्या कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए सब कर रहा है, तो हम डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं हम कृषि प्रधान देश होंगे, और कृषि प्रधान देश होने के कारण ही हम अपना एक्सपोर्ट अगर बढ़ाते हैं तब जाके हम खुद को कृषि प्रधान देश कहलाएंगे या कह सकते हैं। तो इसी तर्ज पर अगर एक और देश जगह देखो, जापान, जहाँ पे स्मॉल फार्म्स है, एडवांस सॉल्यूशंस है, जहाँ पे एवरेज फार्म साइज वेरी स्मॉल है, 2 हेक्टर का है, बट वहाँ पे हाई मैकेनिज्म फॉर स्मॉल यूज किए जाते हैं। क्वालिटी प्रीमियम ब्रांडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं मोस्टली। अगर वहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे तो डेफिनेटली उसकी कहीं ना कहीं प्राइस भी ज़्यादा होगी, तो उस पर भी वो फोकस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग R&D
एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। तो आप वही देख रहे कि वहाँ पे R&D पे बहुत सारा खर्च हो रहा है, जहाँ पे 1% एंड अब वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फार्मर्स खुशहाल है या उनकी आबादी बढ़ रही है। तो फाउंडेशन ऑफ देयर सक्सेस अगर सबसे सही देखा जाए तो ये देशों का है रिसर्च एंड इनोवेशन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI, IoT, रोबोटिक्स, बिग डेटा, ये वो उन्होंने अडॉप्ट किया है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हर महीने या हर साल या कई हर महीने जो भी उसका मतलब कि पीरियड्स हो गया, टाइम हो गया, टेन्योर होगा, उसमें वो सब एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो, मतलब कि मैंडेटरी हो सकता है कि वो प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से किसान वहाँ पे एजुकेटेड है, लर्न कर रहा है और उसी वजह से उनका प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ मतलब कि जो लागत है वो कम हो रही है, इसी वजह से उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, आमदनी बढ़ रही है। फार्मर सपोर्ट सिस्टम वही इंश्योरेंस देखा जाए, सेफ्टी नेट्स है, अलग अलग जो स्कीम्स होती है वो फार्मर को प्रोटेक्ट कर रही है कि हाँ यार, हमें अगर कोई नेचुरल आपदा आती है, नेचुरल आपत्ति आती है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जहाँ पे हमें नुकसान हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो सिक्योर्ड है या सेफ है उस वजह से। उसके बाद कोलेब्रेशन, स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट फर्म्स हो सकती है, जहाँ से उनको एक ट्रेनिंग मिले, जहाँ से उसे बताया जाए कि कैसे प्रोडक्शन क्वालिटी और बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन में और कितना मतलब कि हम आगे जा सकते। और इस वजह से अगर ये सब होता है तो किसान भी अपनी कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ा पाएगा और एक खुशहाल किसान बन पाएगा। मैंने वही कहा था कि हमारा जो अभी तक एक्सपोर्ट है मतलब कि एक हेक्टर के हिसाब से वो होता है $48 बिलियन, मतलब कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू, अगर यूएस करते हैं, एज कम्पेयर टू नीदरलैंड करते हैं तो हम थर्ड या हो सकता है कि हम 5वें नंबर पे भी हो सकते हैं। तो 114 बिलियन का तो नीदरलैंड कर रहा है, 200 बिलियन का तो यूएसए कर रहा है। तो सोचिए वहाँ पे किस तरह की खेती हो रही है और किस लेवल पे वो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि हाउ कैन फार्मर ग्रो इनकम, हमारी वही सबसे बड़ा टॉपिक है कि किसान की संपत्ति क्यों नहीं बढ़ रही है। किसान की संपत्ति बढ़ने का रीजन वही है कि लागत ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ उसको सीड्स मिल नहीं रहे, अगर मिल रहे हैं तो बोगस मिल रहे हैं कहीं ना कहीं पे, अगर उसी वजह से वो अपना उसी वजह से उसकी फसल मार कर रही है। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज़्यादा हो रही है, वाटर का जो है उपयोग वो भी हम सही से नहीं कर पा रहे, कहीं पे अगर 10 लीटर लग रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पे 15-20 लीटर जा रहा है, कहीं पे अगर वही ड्रिप इरीगेशन होता है तो ड्रिप इरीगेशन की वजह से वो क्वांटिटी जो रहेगी वो सही से रहेगी और जो ग्रोथ रहेगी मतलब कि फसलों की भी अच्छी रहेगी। पर ड्रिप इरीगेशन हम इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन वो है 27 to 28,000 के बीच में। अगर हमारा पर हेक्टर का या पर एकड़ का भी एवरेज जाएगा तो ड्रिप इरीगेशन का इतना एवरेज जा रहा है जो किसान को खुद की जेब से दे रहा है सब्सिडी लेने के बाद भी। तो आप सोचिए कि कितना कितना महंगा है ये। दूसरा जो है वो वैल्यू एडिशन हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हम वही ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं जहाँ पे हम आज ही फंसे हुए हैं, या हमारी सरकारें बहुत कम ट्राई करें कि वहाँ पे पोल्ट्री फार्म हो सकता है, गोट फार्म हो सकते हैं, जो अलग अलग होता है वो सब पैकेजिंग या ग्रेडिंग पे हम फोकस नहीं कर पा रहे, उसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है और हम एक्सपोर्ट के बारे में जान भी नहीं पा रहे। अगर किसानों को एक्सपोर्ट के बारे में वैल्यू मतलब कि पैकेजिंग ब्रांडिंग के बारे में अगर एक प्रॉपर एजुकेशनल लर्निंग प्रोवाइड करे या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी आमदनी बढ़ेगी, वो भी एक्सपोर्टर बन पाएगा और एक्सपोर्टर से देश की भी इकोनॉमी ग्रो होगी, कहीं ना कहीं उसको बायर मिलेंगे, सप्लायर मिलेंगे, जहाँ पे वो 100 रुपये कमा रहा है तो वहाँ पे 1000 रुपये कमा, वो एंटरप्रेन्योर ही बन सकता है। तो सोचिए कि एंटरप्रेन्योर अगर वो बनता है तो किसानों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है और ऐसी भी मैटर करके हम किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं। सेकेंड जो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है या हमें लग रहा है कि जो डाइवर्सिफाई इनकम सोर्सेज पे, वही मैंने कहा कि डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री और एग्री बिजनेस, अगर ये भी चीज़ें हम सरकार अगर प्रोवाइड कर, जिसपे ये सब चीज़ों पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिल रही है बट वो सही तरह से किसानों के पास आज भी नहीं पहुंच रही। अगर ये सब सही तरीके से पहुंचती है तो हमने जो 2047 में 30 ट्रिलियन या अबव का हमें टारगेट रखा है, हम ये किसानों की सहायता से भी बढ़वा सकते हैं और हम इसमें उनकी बहुत बड़ी मात्रा भागीदारी होगी, जिसमें हम भारत के किसान एक अग्रगामी एंटरप्रेन्योर के रूप में उभर पाएंगे और आने वाले दिन में उनकी जो संपत्ति रहेगी, जो आय रहेगी, वो भी बढ़ेगी। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कि हम किसान की संपत्ति बढ़ाएं। अगर एग्रीकल्चर में एआई का यूज होता है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे बहुत पॉपुलर रहेगी, जिसपे थ्रू हम पेस्टिसाइड्स के बारे में, स्कैनिंग के बारे में ये सब जान सकते हैं। उसके बाद जो रहेगा एआई स्मार्ट रीजन, अगर हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस करते हैं वैसे क्रॉप को भी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या उसकी कंडीशन है, क्या उसके हेल्थ इश्यूज है, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं।
दूसरा जो सैटेलाइट भी, अगर हम कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो आप सैटेलाइट के थ्रू वो स्कैन कर सकते हैं, जहाँ से हमें पता चल सके कि कोई बीमारी आ रही है तो उसको हम कैसे रोकें। उसके बाद सेंसर के थ्रू हम मॉइस्चर कितना है, उसके बाद ह्यूमिडिटी कितनी है, क्या उसको रिक्वायरमेंट है, हम सिर्फ सेंसर के थ्रू भी देख सकते हैं, जो कि पहले मतलब कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये सब यूज़ हो रहा है। यूएसए, जापान, नीदरलैंड, इसराइल, इन सब देशों में ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और रोबोट्स भी आज भी स्मार्ट मशीन की तरह वहाँ पे काम करे, जिसपे लागत कम है, मजदूरी हमारी कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं लागत कम होगी तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है और किसान की आय डेफिनेटली बढ़ सकती है। हायर प्रोडक्टिविटी, लोअर कॉस्ट, अगर ये सब होता है तो, और हाई इनकम, अगर ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का, अगर एआई का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो सबसे बड़े किसान हैं वो इससे उभरेंगे, जिनकी लागत है वो बढ़ जाएगी और वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी रहेगी उनकी। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ फार्मर, इट इज़ द एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर। अगर टेक्नोलॉजी अगर हम रिप्लेस करते तो एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर होगा, जो कि सशक्त किसान हमारा रहेगा और हमारे देश की इकोनॉमी उसका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आज 15 से 20% है और 45% लोग इस पे डिपेंडेंट है, वो भी कहीं ना कहीं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसकी बात देखेंगे तो जैसे कि सरकारी भी अलग अलग स्कीमें चल रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री बीमा योजना है, ई नाम करके, मतलब कि मार्केट है जो कि किसानों अपने अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, बट वही कहा कि फसल बीमा योजना का सरकार की तरफ से किसानों को बहुत कम लाभ मिल रहा है। पीएम किसान, जो कि हर मतलब कि क्वार्टर में 3 इंस्टॉलमेंट आती है 6,000 की, जो कि किसानों को किसी काम की नहीं है शायद, बस उनको यही मानना है कि हमें अच्छे से एमएसपी दे, हमारी फसलों को अच्छा दाम दे, हम उससे खुश हो जाएंगे, हमें 6,000 की भी ज़रूरत नहीं है। तो इससे कुछ भी फ़र्क उनकी लाइफ में बहुत पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे यही लग रहा है कि नहीं पड़ रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड मिल तो रहा है, बट जब लोन लेने जाते हैं तो सिबिल स्कोर ये सब चेक किए जाते हैं, तो आज भी बैंक उनको कर्ज नहीं दे पा रही है। उसके बाद जो सिंचाई योजना, वही कहा कि ड्रिप इरीगेशन के लिए, तो जिसमें अगर उनका मतलब कि प्रॉफिट ही 27-28,000 के बीच में, तो क्या ही कर लेगा इसके बीच में, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग ही 1 एकड़ के हिसाब से 70 से 80,000 जा रही है, 60,000 के बीच जा रही है। सब्सिडी मिला के भी उसको कितना देना है आप खुद देख लीजिए। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड, जो कि सरकार की एक स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड। अगर सॉइल हेल्थ कार्ड हमें ये बता देता है कि हमारी मिट्टी की क्या हेल्थ है, अगर ये बताना है तो आज कितने लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए जानकार है या जानकारी लेते हैं, क्योंकि कृषि अधिकारी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सरकार इस पे कोई ऐसा एक्टिवली इनिशिएटिव नहीं ले नहीं रही जिसपे सरकार या किसानों का जो बीच का तालमेल है कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। इसलिए किसान आज भी वो सॉइल हेल्थ कार्ड का जो है वो नहीं कर पा रहे। अगर सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर ये अच्छी स्कीम है तो अगर वो करवाना चाहिए, इसमें सरकार ने इनिशिएटिव लेके, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इनिशिएटिव लेके हर तरह की सॉइल का मतलब हेल्थ कार्ड करना ज़रूरी है। उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एफपीओज होते हैं, इसका भी लिंकेज या ये कहे कि इनका जो मतलब कि बॉन्डिंग है ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तब जाके हम सब ये कर सकते हैं जहाँ से गवर्नमेंट स्कीम जो है सरकार के पास, जो सरकार की वो किसानों के पास पहुँच सके। अगर ये सब स्कीमें अच्छे से पहुँचती है तो कहीं ना कहीं किसान भी इससे बेहतर होगा, उसकी आमदनी बढ़े। बट आज भी मेरा यही कहना है, किसानों का भी यही कहना है, अगर एमएसपी और सही दाम मिले तो जो पीएम किसान निधि है उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अगर वो दाम मिल जाए तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं। इसी के साथ हम इंडिया 2047 का जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, जिसे कहती है कि हम एक अच्छी इकोनॉमी 30-30 ट्रिलियन के अबाउट चले जाएंगे, तो किसान का उसमें बहुत बड़ा रोल है। एवरी विलेज इज डिजिटल एग्रीकल्चर, अगर हमारे विलेज में अगर डिजिटल एग्रीकल्चर, एआई का यूज ज़्यादा हो, अगर एग्रीकल्चर मीन्स वाईफाई वगैरह सब अगर किसानों को अच्छी तरह से मिले, रोबोटिक्स मिले, या फिर जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी अगर वो मिले, स्मार्ट इरीगेशन मिले, उसके बाद एवरी क्रॉप वैल्यू एडिशन, उसमें अगर वो उसके साथ एक अलग अलग पोल्ट्री फार्म हो सकते हैं, गोट फार्म हो सकते हैं, अगर ये सब मिला है तो कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न्स उनको मिलेंगे, बेटर वो एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ जाएंगे। इसी के साथ हमें क्या मिल सकता है, विकसित कृषि 2047 का एक नया मैप मिल सकता है, जहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन होगा, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, इजी फाइनेंशियल इंश्योरेंस, सपोर्टिव पॉलिसीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर 2047 में अगर एआई, रोबोटिक्स, मशीन, बिग डेटा, आईओटी, उसके बाद ये सब अगर यूज़ करते हैं हम, हमारे किसानों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी हो सकती है, या अलग अलग जो सेंसर्स होते हैं अगर हम यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा किसान 2047 में वन ऑफ द बेस्ट किसान में से एक अगर हम
दुनिया की सबसे अच्छी खेती कर रहे होंगे, जो आज तो कर रहे हैं इसके पहले भी कर रहे हैं, बट इससे कहीं ज़्यादा हमारी किसानों की आय बढ़ेगी, एक डेवलप रहेगा और एक स्किल बेस्ड किसान रहेगा, जहाँ पे अगर सरकार ये सब इनिशिएटिव लेती है तो। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसी वजह से सुसाइड हो रहा है। जो किसानों की आत्महत्या का अगर रेशो जाए, एक डेटा है 2024 का एनसीआरबी के अनुसार, जो कहते हैं किसानों की समृद्धि ही देश की समृद्धि है, ऐसा सबका मानना है। बट एक सुसाइड का डेटा जब आता है, कुल आत्महत्या हो रही है हमारे देश में 1,77,746, मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें से आत्महत्या दर एक प्रति लाख के पीछे देखा जाए तो 12.2 है, मतलब कि प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 0.0112 है, जिसमें से किसान की औसतन आत्महत्या है, हर किसान की अगर इसमें देखा जाए तो अलग अलग है। 4,633 किसान मर रहे हैं जिसपे, मतलब कि, और लेबर जो है 5,913, मतलब कि कुल मिला के 10,000 का आंकड़ा है, 10,546 का किसान 2024 के हिसाब से। मतलब कि औसतन हर दिन लगभग 468 लोगों ने भारत में आते हैं, ये औसतन है, मतलब कि 1,70,000 में से जो है 450 पौने 500 के करीब लोग हमारे यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें किसान की 10,000 की लोक संख्या है, मतलब कि किसान हर दिन मर रहा है। 29 किसान या मजदूर प्रतिदिन मर रहे, सोचिए कितना ये डरावना आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि उनके पास लोन लिया है तो वो फेडना है। किसान की अगर कहीं ना कहीं मतलब कि नैसर्गिक आपत्ति है तो उसकी वजह से उसका फसल नहीं हो पाया तो वो मर रहा है, इस वजह से शिक्षा की वजह से मर रहा है, कहीं ना कहीं उसके घर की जो जिम्मेदारी उसकी वजह से, मतलब कि बहुत सारे स्ट्रेस है उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र इस पे सबसे पहले नंबर पे रैंक कर रहा है, जब क्योंकि विदर्भ में, मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा किसान वहीं पे मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए आज भी कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, ये टॉप 8 राज्य है जहाँ पे किसान की आत्महत्या सबसे ज़्यादा है। पहले तो 4 राज्य तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इसमें तो 4 डिजिट आंकड़े, मतलब सबसे ज्यादा किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं। आर्थिक कठिनाइयां हैं, फसल की हानि, जलवायु परिवर्तन, मतलब कभी भी बारिश होती है तो फ्लड्स, ड्राफ्ट, ये सब है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, पारिवारिक और सामाजिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य मतलब स्ट्रेस, बाजार की अस्थिरता और कम कीमत, उसके बाद जो शिक्षा, जागरूकता और सूचना की कमी, कभी भी उनके पास सही जानकारी पहुंच नहीं पाती, इसी वजह से भी कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप यही देखेंगे, ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है, जिसकी वजह से किसान आज अपनी आत्महत्या कर रहा है और सुसाइड हो रही है। अगर किसान को हमें समृद्ध बनाना है तो 2 ही या 3 ही चीज़ पे हमें फोकस करना है। अगर एमएसपी अगर कानून बनाते हैं, पहला, दूसरा अगर फसलों को सही दाम देते हैं तो वो, तीसरा अगर हम ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और चौथा अगर हम सही तरह से जो लागत है वो कम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान का फायदा होगा और किसान की आमदनी अपने आप बढ़ेगी। तो ये मेरे हिसाब से तो 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा अगर हो सकता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी किसान के लिए। अगर वो एश्योर्ड करवा देता है, इंश्योर करवा देते हैं कि हाँ हम क्रॉप मतलब कि इंश्योरेंस देते हैं, सपोर्ट रहेगा, सब्सिडी के बेस होगा या जो भी होगा उसके थ्रू, ये बहुत कम है, और इसी की वजह से हम हमारा कहीं ना कहीं किसान मात खा रहा है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो चैलेंजेस के अगर रूप में देखा जाए तो अगर अगर हमारा किसान अगर कहीं ना कहीं 2047 के आने वाले साल में प्रगत रहे, डेवलप रहे, और हमारे इकोनॉमी सबसे बड़े योगदाता रहे, तो हमें उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास एआई, उसके बाद रोबोटिक्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो सकता है, या रोबोटिक्स हो सकता है, बिग डेटा हो सकता है, आईओटी हो सकता है, या हो सकता है कि और कोई टेक्नोलॉजी जो हमें यूज़ करके हमारी किसानों की आमदनी बढ़े, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट डेफिनेटली इसमें इनिशिएटिव लेके, जहाँ पे एक अच्छे सीड्स, क्वालिटी ऑफ सीड्स अगर वो प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी कम लागत में। तो मेरी सरकार से डेफिनेटली गुजारिश है कि जो भी हमें प्रॉब्लम्स है हमारे किसान के बारे में, उस पर फोकस करें। उस पर ये मत सोचिए कि यार ये किसान है तो उसको गरीबी की गरीबी रहने दें, क्योंकि वो भी एक ऐसे लोग हैं जो जिसकी वजह से हमारा देश चल रहा है, जिसकी वजह से घर चल रहे हैं। तो ये हमारे किसान का मतलब कि देश का एक बैकबोन है, अगर वो है तो हम भी खड़े हैं, हम भी ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज भी हम कुछ खा रहे तो उनकी वजह से खा रहे हैं। तो किसानों के बारे में डेफिनेटली सरकार ने सोचना चाहिए,
नीति आयोग के अलग अलग रिपोर्ट्स है, नाबार्ड के अलग अलग रिपोर्ट्स है, यूनाइटेड नेशन के अलग अलग रिपोर्ट्स है कि किसानों को क्यों ये सब प्रॉब्लम हो रही है, क्यों किसान आज भी उस संकट से जूझ रहा है जिस संकट के बाकी देशों के किसान नहीं मतलब कि जूझ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि बाकी देशों में अगर वो डेवलप किसान है, ड्रिप इरिगेशन है, टेक्नोलॉजी का यूज़ है, लागत अगर कम है और प्रोडक्शन का ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट भी हमारे पास हो सकता है। अगर गवर्नमेंट इस पे डेफिनेटली एक ट्रेनिंग प्रोवाइड अगर फ्री कर सकते हो, जिसकी जागरूकता अवेयरनेस अगर हम करा सकते, टीवी पे हो सकती, रेडियो पे हो सकती, सोशल मीडिया पे हो सकती, हर जगह जो सरकार की तरफ से फ्री भी हो सकती है, अगर पेपर में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज के थ्रू से कि जो भी माध्यम हो अगर उससे होती है तो कहीं ना कहीं किसान हमारा डेवलप रहेगा, हमारा देश डेवलप हो जाएगा और आने वाले दिनों में हम ये कह सकते कि हाँ, मेरा देश मतलब कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, था और रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे और किसी और सेक्टर में हमें काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना है, बट आज अगर हम कृषि प्रधान खुद को कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि हमें कृषि प्रधान अगर है तो वो हमें प्रूव भी करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी अगर 45% आबादी आज भी अगर कृषि पे डिपेंडेंट है तो हम ये सोचने वाली बात है कि हम कितना विकसित देश है, कि हमारा कितना एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर, और अगर हो रहा है तो क्यों इतना कम हो रहा है और क्यों हम उसको बढ़ा नहीं रहे, कहाँ हम कम कर रहे, कहाँ सरकारें आज भी ये कहीं ना कहीं ये सोच रही कि हम ये सब कराने में प्रॉब्लम हो रही। तो मेरी सरकार से विनती है कि इस पे ध्यान दे, हमारे किसान आबाद हो, जिसकी वजह से हमारी सरकारें अगर जो काम कर रही है उस पर वो सही काम उसके तक पहुंचे, बिचौलियों को कम करे, डायरेक्ट किसानों के साथ हम जुड़ सके, किसानों की जितनी भी आंदोलन है उस पर सही फोकस करके उनकी जानकारी, उनकी मांगे मांगी जाए और उनको एक एमएसपी कानूनी दायरा बनाए, मार्केट जो है उस पर सही दाम मिले, सरकारी खरीदारी और ज़्यादा हो, उसके बाद जो सब्सिडी वो भी अच्छी मिले, उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जा सके उसके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए फ्री मतलब कि ट्रेनिंग या जो भी अलग अलग एजुकेशन वो प्रोवाइड करे, लर्निंग प्रोवाइड करे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम सरकार और किसान के बीच कैसे तालमेल बिठा के ये कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। और आने वाले दिनों में प्लीज़ किसानों के लिए कुछ कीजिए और एक अच्छे किसानों के बारे में सोचिए कि एक किसान सुसाइड कैसे ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है सुसाइड का, जहाँ पे हमारे यहाँ पे हर साल या हर मतलब कि 10,000 किसान एक मतलब कि उसका इस वजह से मरना है। आप सोचिए कि वो कितना बड़ा लॉस होता है किसी फैमिली की, और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही तो ये बड़ा बिग बिग प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी सरकार हो। तो मेरी विनती है कि इस पे फोकस करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये वीडियो लोगों तक और पहुँचाए। मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक की बात करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।